Yeah, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie called The Matrix Resurrection. ये मूवी मेरी सीरीज मैट्रिक्स का फोर्थ पार्ट है एंड आई होप कि आपने इसका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट जरूर देखा होगा, और अगर नहीं भी देखा होगा तो एज यूजुअल उन सभी पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से भी जाकर उन पार्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि इस पार्ट की कहानी इसके पिछले 3 पार्ट से काफी ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि सही मायनों में ये इसका एक सीक्वल है। और जस्ट 2 दिन पहले मैंने इसका एक और एक्सप्लेनेशन दिया था जिसकी लेंथ अराउंड 10 मिनट थी, और साथ ही जाने से पहले मैंने ये भी कहा था कि जैसे इस मूवी का 1080p प्रिंट आएगा मैं आप लोगों के लिए लेकर जरूर आऊंगा। वेल फ्रैंकली सेइंग मुझे विश्वास नहीं था कि सिर्फ 2 ही दिनों में इसका अच्छा प्रिंट मुझे मिल जाएगा। तो हमेशा की तरह जैसी आपकी डिमांड वैसा मेरा काम। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इसकी शुरुआत ठीक वैसे ही होती है जैसे कि इसके फर्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग हमने देखी थी, यानी कि कुछ गार्ड्स आकर एक बिल्डिंग में किसी का पीछा कर रहे होते हैं और उसे धर दबोचने के लिए एक कमरे के गेट को खोलते हैं, और वहीं पर लैपटॉप में बाइनरी कोड्स के साथ काम करती एक लड़की। वाइल बिल्डिंग के नीचे कुछ एजेंट्स आकर पुलिस वालों से बात करते हैं, तो पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं थी, उसे तो मेरे सोल्जर्स ही संभाल लेंगे। मगर वो एजेंट्स कहते हैं कि वो काम तुम्हारा तब करेंगे जब वो जिंदा होंगे, इस वक्त तो वो सारे के सारे मारे गए होंगे। और ये बात असल में सच भी होती है, क्योंकि इस वक्त उस लड़की ने उन सारे गार्ड्स को पेल के रख दिया होता है। इसी दरमियान इस सीन के बीच में हम 2 नए कैरेक्टर्स को भी देखते हैं जिनका नाम होता है सिड और बग्स। अगर आम शब्दों में क्लियर करूं तो मैट्रिक्स वर्ल्ड एक वर्चुअल वर्ल्ड है जो कि रियल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ की गई सारी एक्टिविटी माइंड के अंदर चलती है। लेकिन मैट्रिक्स का एक माइनस पॉइंट यह है कि अगर इनके रूल्स को कोई ब्रेक कर पाए, यानी कि ग्रेविटी का रूल, सुपर स्ट्रेंथ का रूल और सुपर फास्टनेस का रूल, अगर इनमें कोई भी जीत हासिल कर ले तो वह ऐसे कारनामे दिखा सकता है या सकती है जो कि रियल वर्ल्ड में करना किसी की भी बस की बात नहीं। और ऐसा ही कुछ हम यहाँ इस कहानी में भी देख पाते हैं, जब उस लड़की के पीछे सारे गार्ड्स और एजेंट पड़े होते हैं और वो उन सारे रूल्स को ब्रेक करके उनसे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही होती है। इसी बीच वहां पर बग्स भी पहुंच जाती है और उस लड़की की मदद करने लगती है। उन्हीं एजेंट्स में से एक एजेंट और होता है जिसका नाम होता है एजेंट व्हाइट, मगर कहानी में आगे इसका नाम होगा मॉर्फियस, तो हम इसे मॉर्फियस ही कहेंगे। यहाँ बग्स अपनी जान बचाने के लिए एक छोटे से अपार्टमेंट में आकर छिप जाती है, लेकिन तभी वहां पर मॉर्फियस पहुंच जाता है और उसे मैट्रिक्स के वर्चुअल वर्ल्ड में एक डोर से दूसरे डोर ले जाकर एक दूसरी अपार्टमेंट में पहुंचा देता है, और ये अपार्टमेंट होता है नियो एंडरसन का। तो बग्स कहती है कि तुम तो एक एजेंट हो और एजेंट्स का काम होता है इंसानों को जान से मारना और मैट्रिक्स में हुई गलतियों को सुधारना, तो तुमने मुझे बचाया क्यों? लेकिन तभी मॉर्फियस कहता है कि काफी दिनों से मैं यही काम कर रहा था, मगर 2 दिन पहले मुझे एक इंडिकेशन मिला, एक ऐसा कोड, एक ऐसी फीलिंग जो कि बाकी सबसे बिल्कुल अलग थी, और मुझे वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि इस वक्त वर्चुअल वर्ल्ड में मैं जिंदा ही नहीं हूँ, मेरा शरीर तो कहीं और ही है। और ये काफी सारे सवाल जो मुझे बहुत टाइम से परेशान कर रहे थे, मैं उन सवालों का जवाब पाना चाहता हूँ। तो बग्स उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताता है मेरा नाम है मॉर्फियस। ये सुनकर तो बग्स उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। ये मैट्रिक्स का 7वां वर्जन है। इसके पहले ऑलरेडी मैट्रिक्स के 6 वर्जन बनाए जा चुके हैं, जिसके बाद वो उसे 2 गोलियां ऑफर करती है, रेड और ब्लू। रेड गोली लेने का मतलब ये था कि वो सच्चाई के और करीब पहुंच जाएगा, और जो सवाल वो पूछना चाहता है और जो सवाल उसके मन में काफी टाइम से थे, उन सभी सवालों की ओर एक कदम बढ़ जाएगा। और अगर वो ब्लू गोली चूज करता है तो अपनी इसी जिंदगी में ठहर कर रह जाएगा। लेकिन मॉर्फियस को अपने सभी सवालों के जवाब चाहिए थे, इसलिए वो रेड पिल को चूज करता है। इस पिल को लेने के बाद में उसका सर चकराने लगता है और वो बग्स के साथ में वहां से बाहर निकलता है, लेकिन गलत दरवाजा खुल जाने की वजह से एजेंट्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। मगर फिर भी बग्स अपनी पूरी ताकत से मॉर्फियस को वहां से लेकर भागती है, और इसी बीच सिड वर्चुअल वर्ल्ड में टेलीपोर्टेशन क्रिएट कर देता है, जिसकी मदद से ये दोनों ही वहां से भाग पाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाते हैं इस कहानी के लीड कैरेक्टर, यानी कि नियो एंडरसन। वेल यहाँ पर मैट्रिक्स का एक 7वां पड़ाव स्टार्ट हो चुका था, और इसी वजह से यहाँ पर नियो का नाम थॉमस होता है, जिसे लोग कहते हैं थॉमस एंडरसन। इस वक्त ये एक गेमिंग कंपनी में प्रोग्रामर की जॉब कर रहे होते हैं। थॉमस को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। उसी वक्त उसका दोस्त जूड वहां पर आता है। ये दोनों ही वहां से कॉफी शॉप में पहुंचते हैं और कॉफी पीते पीते बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर ट्रिनिटी और उसकी फैमिली की एंट्री होती है। इस कहानी में इस वक्त उसका नाम स्टेफनी होता है। यहाँ पर नियो और ट्रिनिटी दोनों की ही यादों को इरेज कर दिया गया था, क्योंकि इसका 6ठा पड़ाव क्लियर होते ही 7वें पड़ाव के अंदर कुछ ग्लिचेस न आ जाएं, इसलिए ये सब करना जरूरी था। अब यहाँ पर थॉमस स्टेफनी से बात तो जरूर करना चाहता था, लेकिन अंदर ही अंदर उससे डरता था। तभी जूड वहां पर जाकर इन दोनों की ही मुलाकात करवा देता है और कहता है कि ये मेरा दोस्त है, इसका नाम है थॉमस, और ये इस सदी का सबसे बेहतरीन गेमिंग प्रोग्रामर है। मगर उसी वक्त स्टेफनी का पति वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि स्कूल के लिए बच्चों की देरी हो रही है, इसलिए यहाँ से निकलना चाहिए। और स्टेफनी अपने बच्चों के साथ वहां से निकल जाती है। जिसके बाद में थॉमस जब अपनी सीट पर आकर मॉडल की कोडिंग चेक कर रहा होता है, तभी वहां पर एक शख्स आकर थॉमस से कहता है कि तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। और यहाँ पर ये बॉस और कोई नहीं बल्कि एजेंट स्मिथ ही होता है, जो कि वर्चुअल वर्ल्ड का ही एक प्रोग्राम होता है। वो उससे उसकी गेमिंग और साथ ही कोडिंग के बारे में पूछता है, और साथ ही ये भी पूछता है कि तुम्हारी थेरेपी कैसी चल रही है। जवाब में थॉमस कहता है कि हाँ मेरी थेरेपी अच्छी चल रही है। अब यहाँ पर थॉमस थेरेपी इसीलिए ले रहा था क्योंकि उसे हर वक्त अलग अलग दुनियाओं के विजन्स आ रहे थे, और उसे ये महसूस होता था कि इस वक्त वो जहाँ पर है, वो जगह, वो दुनिया असलियत में है ही नहीं। साथ ही हम यहाँ पर अगले
अगले सीन में थॉमस को उसके थेरेपिस्ट एनालिस्ट के सामने देख पाते हैं। वो थॉमस से पूछता है कि क्या तुम अपनी गोलियां ले रहे हो टाइम पर। तो थॉमस कहता है कि हाँ, आपने जो मुझे ब्लू कलर की पिल्स दी थी वो मैं रेगुलर बेसिस पर ले रहा हूँ, मगर ऐसा कई बार होता है कि जब मैं बैठा रहता हूँ और मुझे कुछ अलग ही विजन्स आने लगते हैं, ऐसा लगता है कि मानो। तो एनालिस्ट कहता है कि हाँ, तुम ऐसा लगता होगा कि दुनिया रियल नहीं है, तुम किसी मशीनी दुनिया के बीच में जी रहे हो, है ना। तो थॉमस कहता है कि हाँ, बिल्कुल यही होता है मेरे साथ। रिप्लाई में एनालिस्ट कहता है कि ये सब कुछ बस तुम्हारे दिमाग की उपज है, तुम्हें बस जरूरत है तो अपने दिमाग पर फोकस करने की और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। अब यहाँ पर ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज की एक मीटिंग बिठाई जाती है जो कि मैट्रिक्स 4 की गेम को एक अलग ही लेवल पर पहुंचाना चाहते थे। हर कोई अपने आइडियाज दे रहा होता है। कोई कहता है कि पुराने वाले को रिबूट किया जाए, कोई कहता है कि इस बार ज्यादा धूम धड़ाका, ज्यादा एक्शन होगा, तो कोई कहता है कि इसकी स्टोरी को इतना टफ बनाया जाए कि ये लोगों के ऊपर से जाए, क्योंकि जब कोई चीज लोगों के ऊपर से जाती है तो लोग उसे पसंद करने लगते हैं। तो गाइस समझ लीजिएगा कि अगर ये मेरी एक्सप्लेनेशन भी आपके ऊपर से जा रही है तो ये बहुत ही खास होगी। वेल आई एम जोकिंग। मेरी हर एक्सप्लेनेशन में मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीजों को काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड करके आसान शब्दों में आपको समझाऊं। हालांकि ये लाइन मैं अपने वीडियो के एंड में कहता हूँ, मगर शायद मुझे आज इसे अभी कहना होगा कि अगर आपको मेरी ये मेहनत, मेरे एफर्ट्स और साथ ही मेरी कहानी की बताई गई स्टोरी टेलिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। जब स्टेफनी कॉफी शॉप में कॉफी के लिए आती है तो पीछे से थॉमस आकर कहता है कि ये कॉफी मेरी तरफ से ऑफर है, और फिर ये दोनों ही आपस में बातचीत करने के लिए एक टेबल पर बैठ जाते हैं। जैसे ही नियो अपनी बातों को बताना शुरू करता है कि मैंने गेम डिजाइन किया है और उसके अंदर जो उसका लीड कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं मेरे जैसा दिखता है, तो फटाक से स्टेफनी बोल पड़ती है कि उसके अंदर एक लड़की भी है और वह काफी ज्यादा चालाक, तेज और होशियार है, और कहीं ना कहीं उसकी भी शक्ल मेरी शक्ल से मिलती है। Am I right? ये सुन थॉमस कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मगर ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि इन बातों से जितना परेशान थॉमस था उतनी ही परेशान स्टेफनी भी थी, क्योंकि इन्हें इस वक्त कुछ ना कुछ झलकियां तो याद थी कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है या फिर हमारी पुरानी जिंदगी कोई और थी, लेकिन यहाँ ये क्लियर आउट नहीं हो पा रहा था कि आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहे हैं और ये विजन्स उन्हें हर बार क्यों आते रहते हैं। इस कन्वर्सेशन के खत्म हो जाने के बाद में जब वापस से थॉमस अपने ऑफिस पहुंचता है तो पता चलता है कि गेमिंग कंपनी पर किसी बच्चे ने बड़ा केस ठोक दिया है, जिसकी वजह से ये कंपनी यहीं पर बंद हो रही है और सारे पुलिस वाले इन्हें बाहर निकाल कर कंपनी पर ताला लगाने वाले हैं। तभी वहां पर बाहर निकलने से पहले थॉमस के फोन पर एक मैसेज आता है कि अगर सारी सच्चाई जानना चाहते हो और पास्ट के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे आकर टॉयलेट में मिलो। जब नियो वहां से टॉयलेट में पहुंचता है तो उसे आकर एजेंट व्हाइट या फिर कहे तो मॉर्फियस मिलता है और बताता है कि तुम्हारा एक पास्ट भी था। मैं जानता हूं कि तुम काफी सारे सवालों से भरे हुए हो, लेकिन इस वक्त सारे सवालों का जवाब देना यहाँ पर मुमकिन नहीं है, इसलिए ये रेड पिल लो और मेरे साथ चलो। मगर थॉमस उस रेड पिल को लेने से मना कर देता है। इनकी ये बातें चली रही थी और तभी वहां पर गार्ड जाकर इनके ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं। उन गार्ड से बचने के लिए वहां पर मॉर्फियस भी उनके ऊपर काफी गोलियां चलाता है। वहीं दूर से एजेंट स्मिथ थॉमस को भागता हुआ देखता है और उसे ये बात समझ में आ जाती है कि कहीं ना कहीं इसके प्रोग्रामिंग में ग्लिच आ चुकी है, इसलिए वो जोर से चिल्लाता है मिस्टर एंडरसन और उसके ऊपर धड़ाधड़ गोलियों से वार करना शुरू करता है। और तभी यहाँ पर थॉमस को यह बात क्लियर हो जाती है कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो कुछ समझ पाता है, मगर उससे पहले ही उसकी यादें उसे इल्यूजन से बाहर निकाल कर रियल वर्ल्ड में ले आती है। और यहाँ पर अगेन थॉमस अपने सामने एनालिस्ट को देख पाता है और वो बताता है कि जिस वक्त मैं यहाँ पर बैठा हूँ उससे ठीक 1 मिनट पहले मेरे साथ जो भी हो मैं बता नहीं सकता। तो एनालिस्ट कहता है कि हाँ, जरूर तुम्हारे ऊपर गोलियां चल रही होगी, कोई शख्स अपना नाम मॉर्फियस बता रहा होगा और तुम्हारे ऊपर कुछ लोगों ने मिस्टर एंडरसन कहकर गोलियां भी चलाई होगी। तो थॉमस कहता है कि आखिर ये सारी बातें आपको कैसे पता। तो एनालिस्ट कहता है कि ये सारी बातें तुम मुझे करीबन 10 बार से ज्यादा रिपीट कर चुके हो और हर बार यही कहानी बताते हो। ये सारी उपज सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है, तुम बस खाली उन इल्यूजन्स में फंसे जा रहे हो। तुम्हारा रियल वर्ल्ड ये है, ना कि वो। क्या तुमने अपनी ब्लू गोलियां लेना शुरू किया? अब थॉमस जो कि अपने दिल में काफी सारे सवाल लेकर बैठा था तो वो उनसे कुछ कह नहीं पाता और बस ये कहकर निकल जाता है कि हाँ, मैं उन दवाइयों को लेता रहता हूँ। जाते वक्त एनालिस्ट ने थॉमस को कहा था कि अपने दिमाग को आजाद करो और इसी वजह से थॉमस ऊंची बिल्डिंग पर जाकर उसके किनारे पर दारू की बोतल लेकर अपने दिमाग को आजाद करने की बातें करता है और सोचता है कि अगर मैं यहाँ से कूदा तो मैं उड़ जरूर पाऊंगा। और जब वो वहां से कूदने की कोशिश करता है और तभी वहां पर बग्स पहुंच जाती है और कहती है कि रुकिए मिस्टर एंडरसन, मैं जानती हूँ कि आप कौन है और मैं ये भी जानती हूँ कि आपके कई सारे सवाल ऐसे हैं जिनकी आप कई सालों से खोज में हैं। मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। जिसके बाद वो एक दरवाजा खोलती है जहाँ से एक चमकती रोशनी थॉमस के सामने आती है और वहां पर उसका इंतजार कर रहा होता है खुद मॉर्फियस, जो कि बताता है कि वो एक असली मॉर्फियस नहीं बल्कि उसका एक प्रोटोटाइप है। उसका असली शरीर तो काफी टाइम पहले मर चुका है मगर उसकी यादें आज भी जिंदा है। फिर वो थॉमस को उसकी पुरानी यादें दिलाने के लिए वही पुरानी क्लिप्स को प्ले करता है जो कि हमने इसके फर्स्ट पार्ट में देखी थी और वो उसे ये भी बताता है कि जो जिंदगी अभी हम जी रहे हैं वो रियल वर्ल्ड में नहीं बल्कि एक वर्चुअल वर्ल्ड में है। हमारे असली शरीर तो न जाने कहां मशीनों की दुनिया में क्रायोजेनिक स्लीप में पड़े हैं। इस रेड पिल को खाते ही तुम अपने असली शरीर में जागोगे। अब ये चॉइस तुम्हारे हाथ में है कि तुम वास्तविकता चाहते हो या झूठी सच्चाई। जिस पर थॉमस उस रेड पिल को खा लेता है और खाते ही उसका भी दिमाग घूमने लगता है और वापस से सारे इल्यूजन्स उसके सामने आने लगते हैं। कांच में उसे अपनी पुरानी परछाई भी नजर आती है और उसे ये पता चलता है कि इन 7वें और छठे पड़ाव में उसके शरीर ने कई बार रूप बदले हैं। वहां पर उसके सामने एनालिस्ट
भी आता है और उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है और ये बताता है कि तुम जहाँ पर हो वो रियल नहीं है, बल्कि मैं जहाँ पर हूँ वो सब कुछ रियल है। और अब तो नियो को ये बात पता चल चुकी थी कि उसका नाम थॉमस नहीं बल्कि नियो है। जिसके बाद तो नियो को बचाने के लिए पूरी टीम उसका हाथ खींचती है और ये सभी टेलीपोर्टेशन की मदद से एक ट्रेन में पहुंच जाते हैं। लेकिन मैट्रिक्स के वर्चुअल वर्ल्ड वाले एजेंट इनका पीछा कहाँ छोड़ने वाले थे और वो भी अब इनके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पर हमें इन सभी के बीच एक काफी बेहतरीन फाइट दिखाई जाती है। इसी बीच बग्स उसे कहती है कि तुम्हें कांच के अंदर जाकर अपनी रियलिटी में जागना है। जिसके बाद तो नियो अपने आप को एक ऐसी क्रायोजेनिक स्लीप में पाता है जिसे कि रेजरेक्शन बॉक्स भी कहा जाता है। वहां से वो अपने आप को एक गीले चिपचिपे पदार्थ से निकालकर हवा में सांस लेने की कोशिश करता है और तभी वहां पर एक रोबोट पहुंच जाता है। ये दिखने में काफी हद तक एक मक्खी जैसा था जो कि उसे उठाकर रियल वर्ल्ड के सिड और बग्स से मिलवाता है। और अगेन यहाँ पर फर्स्ट मूवी की तरह मॉर्फियस की उससे मुलाकात होती है, मगर ये उसका असली शरीर नहीं था बल्कि उसका एक प्रोटोटाइप था जो कि नैनो पार्टिकल से क्रिएट किया गया था। और फर्स्ट पार्ट की तरह अगेन नियो को ये सब कुछ याद दिलाया जाता है कि हमारी दुनिया में मशीनों का प्रकोप छा गया था। उन्होंने इंसानों से पावर खींचने के लिए उन्हें क्रायोजेनिक स्लीप में सुला दिया और बायोमैकेनिकल ऊर्जा को खींचने लगे, लेकिन उनका मन तरोताजा रहे और दिमाग की तरंगे बनी रहे, इसीलिए उन्होंने वर्चुअल वर्ल्ड को क्रिएट किया। लेकिन मैट्रिक्स के हर एक पड़ाव में तुम जैसा एक द वन जन्म लेता है जिसके अंदर वो सारी ताकतें होती है जो कि उन रूल्स को ब्रेक कर पाए जिसमें वर्चुअल वर्ल्ड के सभी लोग जी रहे होते हैं। और इतने टाइम से जब तुम वर्चुअल वर्ल्ड से यहाँ पर आए हो तो तुम काफी कमजोर हो गए हो, इसलिए तुम्हें ताकतवर बनाना होगा। जहाँ पर हम नियो और मॉर्फियस के बीच में कुंफू फाइट देख पाते हैं। पहले तो मॉर्फियस नियो पर भारी पड़ता है, लेकिन जब नियो अपने पूरे दिमाग की ताकत पर फोकस करता है तो वो उसके ऊपर इतना जोर का ब्लास्ट करता है कि उसकी चड्डी बनियान तक फट जाते हैं। जिसके बाद में अगले सीन के अंदर हम नियो, बग्स, सिड और मॉर्फियस को मैट्रिक्स वर्ल्ड में देख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त ये स्टेफनी को यानी कि ट्रिनिटी को अपनी यादें वापस दिलाकर रियल वर्ल्ड में जगाना चाहते थे। मगर जिस घर में ये लोग पहुंचते हैं वहां पर एजेंट स्मिथ भी पहुंच जाता है और वह नियो से कहता है कि तुम अगेन मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का फैसला ये नहीं मैं करूंगा। नियो उससे जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। जिस पर मॉर्फियस और एजेंट स्मिथ के बीच में एक बहुत ही तगड़ी फाइट हो जाती है। देखा जाए तो ये दोनों ही एक प्रोग्राम ही होते हैं, मगर एजेंट स्मिथ मॉर्फियस से ज्यादा ताकतवर होता है। इसी वजह से उस चलती फाइट में नियो भी कूद जाता है और अब यहाँ से नियो और स्मिथ के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। नियो अपनी जान लगा देता है स्मिथ को हराने के लिए, लेकिन स्मिथ भी किसी से कम कहाँ था और वो उसके ऊपर अपने मुक्के बरसाता ही जाता है। बट एट द एंड नियो को अपनी सारी पावर्स याद आ जाती है और वो अपने एक ही हाथ की पावर से एजेंट स्मिथ को काफी दूर फेंक देता है। जिसके बाद में नियो सीधा स्टेफनी से आके मिलता है और बताता है कि तुम्हारा असली नाम स्टेफनी नहीं बल्कि ट्रिनिटी है और ये जहान तुम्हारी असली दुनिया नहीं बल्कि एक वर्चुअल वर्ल्ड है। मैं तुम्हें वापस से अपने रियल वर्ल्ड में ले जाना चाहता हूँ। लेकिन ये सारी बातें स्टेफनी को काफी अजीब लग रही होती है। वो उसे ये जरूर कहती है कि मुझे कई बार सपने तो आते हैं कि कुछ लोग हमारे पीछे हमारी जान लेने के लिए पड़े, मगर तुम जो ये बातें कर रहे हो इसमें मुझे जरा भी विश्वास नहीं है। तभी वहां पर एनालिस्ट पहुंच जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि ये सारा किया कराया एनालिस्ट का ही था, यानी कि अभी तक नियो को इस पूरे वर्चुअल वर्ल्ड में जिसने फंसा कर रखा था वो और कोई नहीं बल्कि एनालिस्ट ही था। और जो हर वक्त ब्लू पिल्स उसे देता रहता था वो उसकी यादों को यहीं पर कैद करने का एक जरिया था। सच्चाई पता चलने के बाद जब नियो से मारने की कोशिश करता है तो एनालिस्ट सारे समय को धीरे कर देता है और एक गोली ट्रिनिटी पर चला देता है। उस गोली को रोकने के लिए नियो उसके पीछे भागता है, मगर समय इतना धीरे होता है नियो भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी एनालिस्ट उस गोली को अपने हाथ से रोककर नियो को कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहता हूँ। जिसे सुनकर नियो स्टेफनी के पास वापस जाकर उसे सारी सच्चाई अगेन रिपीट करवाता है और अपने बिताए गए सारे पलों को उसे याद करवाता है। मगर इसी बीच वहां पर स्टेफनी यानी कि ट्रिनिटी का ओरिजिनल पति पहुंच जाता है और उसे स्टेफनी करके पुकारता है। तभी वहां पर ट्रिनिटी कहती है कि मुझे नाम पसंद नहीं और वो उल्टा उसी के ऊपर झगड़ पड़ती है, यानी कि नियो के समझाने पर उसे उसकी यादें वापस आ चुकी होती है। और अब वहां मौजूद सारे सोल्जर्स और इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार फाइट हमें दिखाई जाती है, जिसने सच बताऊं तो पुरानी मैट्रिक्स की यादों को फिर से ताजा कर दिया। अब ये दोनों ही अपनी जान बचाकर वहां से एक बाइक पर बैठकर भागते हैं, लेकिन तभी एक कार इनके सामने आ जाती है और नियो अपनी ताकतों से उस कार को वहीं पर फोड़ देता है। और अब भागते भागते ये दोनों ही एक बिल्डिंग की चोटी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर भी उस वक्त एक हेलीकॉप्टर आकर इन पर बहुत सारी गोलियां बरसाता है। मगर नियो द वन था, उसके पास ही थी काफी सारी अनब्रेकेबल ताकतें जिनकी मदद से वो उन सारी गोलियों को अपनी ओर आता रोक लेता है। मगर तभी वहां पर एक दूसरा हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है और उनके ऊपर एक रॉकेट लॉन्चर छोड़ देता है, लेकिन नियो उसे भी डॉच करके दूसरे हेलीकॉप्टर को फोड़कर अपने आप और साथ ही ट्रिनिटी को वहां से कुदवा लेता है। अब इसके अंदर ट्रिनिटी तो उड़ पाती है मगर वो नहीं उड़ पाता, जिसमें ट्रिनिटी उसकी मदद करती है और उसे वहां से सेफ बचाकर सीधा एनालिस्ट के पास ये दोनों पहुंच जाते हैं। यहाँ वर्चुअल वर्ल्ड में एनालिस्ट इन दोनों को ही देखकर हैरान हो जाता है। अब सबसे पहले तो ट्रिनिटी उसका मुंह तोड़ देती है और फिर उसे वापस जोड़ देती है। एनालिस्ट कुछ बोल पाता है तभी वो अगेन उसका गला काट देती है और फिर से उसे अगेन जोड़ देती है। ये सब देखकर तो एनालिस्ट हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें चुना गया है इस वर्चुअल वर्ल्ड के लिए, तुम ही हो द चूजन वन, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी? मगर ट्रिनिटी उसके साथ काम करने से मना कर देती है और अब ये दोनों ही जने वहां से उड़कर निकल जाते हैं। यानी कि अब नियो और साथ ही ट्रिनिटी एक से भले दो मिलकर तैयार थे इस वर्चुअल वर्ल्ड को पूरी तरीके से खत्म करके इंसानों को रियल वर्ल्ड में पहुंचाने के लिए। और इसी शानदार एंडिंग के साथ में तगड़ी कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज
प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने इसके पुराने पार्ट्स नहीं देखे तो मेरी इस वक्त भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसे समझने के लिए इसके पुराने तीनों पार्ट्स को जरूर देखिएगा। उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन्हें चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद में मैं एक और तगड़ी सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।